नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। रेलवे के लिए आदित्य रंजन सर के द्वारा एक और बुक निकाला गया है रेलवे सम्मान विज्ञान का, जिसमें 5000 प्लस चैप्टर वाइज वन लाइनर है और उसके बाद एमसीक्यू भी दिया हुआ है, जो आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस बुक में 3 भाग है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का। आज का वीडियो है भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के नियम, न्यूटन के नियम के बारे में, और उससे 20 टॉप एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के नियम से। उसमें दूरी की माप के बारे में वर्णन है, वन लाइनर के रूप में शुरुआत में रहेगा, उसके बाद एमसीक्यू रहेगा, इसी चैप्टर पे बेस्ड रहेगा। पहला है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई क्या कहलाता है? दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई दूरी कहलाता है। और 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो लंबाई। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई जो है एसआई इकाई के गुणज होती है। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ एसआई इकाई के गुणज होती है। उदाहरण के लिए डेका, हेक्टो और किलो है। छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ एसआई इकाइयों के उपगुणक होते हैं, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ये सब जो है वो उपगुणक है, और जो है गुणक होते हैं वो डेका, हेक्टो और किलो है। अब 10 की विभिन्न घातों के अगर पूर्वलग्न एवं उनके संकेत देखते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किस तरह पूछा जाता है कि 10 के पावर 18 को क्या कहते हैं? एक्सा कहते हैं। या पूछ देगा पेटा, पेटा का जो होता है कितना मान होता है, ऑप्शन में दे देगा 10 के 18, 10 के 15, 10 के 12, 10 के 9। तो आंसर जो हो जाएगा पेटा के 10 के पावर जो है वो 15 होता है। टेरा का होता है 10 के पावर 12। अगर हम गीगा की बात करते हैं तो होता है 10 के पावर 9 गीगा का। जैसे ही अगर मेगा आ जाए तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। अगर किलो आ जाए तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3। हेक्टो आ जाए तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। डेका आ जाए तो 10 के पावर 1। डेका अगर है तो 10 के पावर 1 है। अगर इसी तरह अगर डेसी आ जाए, डेसी, तो ये होगा 10 के पावर -1। यहाँ देखिए डेका जो है 10 के पावर 1 है, और डेसी जो है 10 के पावर -1 है। सेंटी है तो 10 के पावर -2। मिली है तो 10 के पावर जो है -3 हो जाएगा। माइक्रो है तो 10 के पावर -6। माइक्रो 10 के पावर 6। नैनो कई बार पूछा गया है, 10 के पावर -9। पीको 10 के पावर -12 है। फेमटो, फेमटो 10 के पावर -15। एटो, एटो जो है 10 के पावर -18। ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे तो याद कर ही लेना है, कई बार पूछा जाएगा। नैनो 10 के पावर -9, पीको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एटो जो है 10 के पावर -18 है। अब आइए खगोलीय दूरी के बारे में जानते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहेंगे। और एक प्रकाश वर्ष की लंबाई कितनी होती है? तो 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर है। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में ना रह के सेंटीमीटर में रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ मीटर में रहेगा तो 15 रहेगा। 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है, उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की बहुत लंबी दूरी मापी गई, उसे खगोलीय इकाई बोलते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। अब खगोलीय दूरी अगर कह दें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। दूरी मापने का सबसे जो बड़ा इकाई है ना, वो पारसेक है। क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 3.086 गुना 10 के पावर 16 मीटर। और ये होता है कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। या कभी कभी तो मीटर में भी वैल्यू पूछ देता है, और ये वाला भी पूछ देता है, तो आप उसे जरूर याद रखें। एक प्रकाश बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक क्या क्या है? तो एक फर्मी या फेमटो जो है 10 के पावर जो है क्या हो जाएगा? माइनस जो है ये क्या है? 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर। और एक पिकोमीटर 10 के पावर -12। एक एंगस्ट्रम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर जो है 10 के पावर -9 मीटर। और एक माइक्रोमीटर जो है बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, या 0.001 mm होता है। भौतिक राशि और मात्रक से वन लाइनर देखते हैं।
किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी गई जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब भौतिक मात्रा हुआ। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाइयों की प्रणाली है, MKS, CGS और FPS। ये कौन कौन है? MKS, CGS और FPS है। अब CGS और MKS सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक सिस्टम। ये भी पूछा जाता है, CGS और MKS सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक सिस्टम को। और FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। FPS को जो है ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। MKS प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI के नाम से भी जाना जाता है। SI मात्रक अक्सर सुने होंगे कि SI मात्रक यानी MKS मात्रक के बारे में कहा जा रहा है, MKS प्रणाली के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, CGS मीन्स होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। CGS सेंटीमीटर ये हो गया, और ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेकंड। MKS के क्या अगर बात करते हैं तो होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्या है? ये मीटर हो जाएगा, ये किलोग्राम हो जाएगा, और ये सेकंड हो जाएगा। ये किलोग्राम हो गया और ये क्या है? वो मीटर हो गया, MKS। FPS जो है वो क्या है? FPS की अगर हम बात करें तो वो फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड है। तो ये 3 हमारे पास जो आ गए प्रणाली आ गए। इसमें SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल किसे मान्यता दिया है? MKS को। क्या है? MKS को दिया है। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाइयाँ कितनी होती है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। मौलिक इकाइयाँ कितनी होती है? तो 7 होती है। मौलिक इकाइयाँ 7 होती है। अब मूल मात्रक जो 7 है वो कौन कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लंबाई जो मीटर में संकेत M है, बीमा L होता है। आगे जो हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 7 जो मूल मात्रक है उसका बीमा भी याद रहना चाहिए। द्रव्यमान किलोग्राम मात्रक, संकेत kg, बीमा M होता है। अगर समय की बात करें तो मात्रक सेकेंड है, संकेत S, बीमा जो होता है वो T होता है। तापमान जो है उसका मात्रक केल्विन होता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं होता है। क्या मात्रक होता है तापमान के? केल्विन होता है। इसे संकेत से A करेंगे, और बीमा जो है वो K होता है। धारा की बात करें तो एम्पियर इसका मात्रक है, संकेत A है, बीमा भी A होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला होता है, संकेत CD, और इसका बीमा C होता है। पदार्थ की मात्रा को मात्रक मोल होता है और संकेत MOL है, और बीमा जो है N है। ये मूल मात्रक जो है 7 याद रखना है, लेकिन ज्योति तीव्रता काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका मात्रक क्या है। ये कैंडेला जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। माप की 2 पूरक इकाइयाँ भी है। कौन कौन पूरक इकाइयाँ भी है? तो ये है एक समतल कोण जिसे मात्रक रेडियन होता है, RAD, और एक होता है ठोस कण जिसको स्टेरेडियन कहते हैं मात्रक, और इसका संकेत जो होता है वो SR होता है। मानक इकाई SI यूनिट की बात करते हैं। वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है कहलाता है मानक इकाई, यानी SI यूनिट कहलाते हैं। मात्रक एवं बीमाएं देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, या डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। क्षेत्रफल का जो होता है मात्रक M², बीमाएं L² होता है। आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन का मात्रक MQ, बीमाएं LQ होता है। चाल जो है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, और इसका बीमाएं जो है LT-1 है। अब ये कैसे हो रहा है? मीटर M का तो L होता है, M माने मीटर है तो उसका लेंथ L हो गया, और सेकेंड जो है वो क्या है? नीचे चला गया है। तो ये जब वो T है हुआ, समय का क्या बीमाएं होता है? T होता है, और T अब ऊपर लिखेंगे तो इसको L, और T के -1 है, यही लिखा गया है। बेग की अगर हम बात करते हैं, तो बेग का मीटर पर सेकंड LT-1। त्वरण की बात करते हैं तो LT-2 होता है। बल की बात करें तो MLT-2 होता है, और इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है बल का, लेकिन बीमाएं MLT-2 है। नेक्स्ट देखते हैं संवेग का न्यूटन पर सेकंड है, MLT-1 होता है इसका बीमाएं। आवेग की बात करें तो kg मीटर पर सेकंड, MLT-1 जो होता है बीमाएं होता है। दाब का अगर बात करते हैं तो ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ML-1 T-2 होता है। अगर पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो इसका मात्रक जो होता है kg पर सेकंड स्क्वायर है,
और ये m1l0t-2 होता है पृष्ठ तनाव के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घनत्व के kg पर मीटर क्यूब, ml-3 t0 होता है जो इसका विमाएँ है। कोणीय वेग के जो मात्रक है मीटर पर सेकंड है, m0l0t-1 जो है इसकी क्या है, विमाएँ हैं। कार्य की kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल होता है कार्य का। ml2t-2 ये ध्यान रखेगा, ml2t-2 किसका, कार्य का। कोणीय विस्थापन का जो होता है वो रेडियन होता है मात्रक, m0l0t0, यानी ये डायमेंशन लेस होता है। इसका डायमेंशन जो होता है वो m0l0t होता है। अगर हम बात करते हैं शक्ति के, शक्ति का जूल पर सेकंड या फिर क्या होता है, वाट होता है। इसका विमाएँ ml2t-3 होता है। बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, ml2t-2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो होता है वो न्यूटन होता है। इसकी मात्रक Im-1L3t-2 होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, जी कहते हैं। और ये सब जो है एक फार्मूला पे निकलता है। किस फार्मूला पे निकलता है, तो जी बराबर होता है क्या, F बराबर क्या होता है, G m1m2/r² होता है। तो जी बराबर हो जाएगा F इंटू r² बटा m1 × m2 है। तो यहाँ पर जो है F का जो हम लोग जानते हैं वो लिख दीजिएगा विमाएँ। F का विमा होगा, फिर r² है, r क्या है, लेंथ है, तो l² है, और m1m2 क्या है, मास है, तो ये m इंटू एम होगा। यही जो है ऊपर जाता है, तो इसी से ये निकला है सब कुछ, है ना। ये m-1l3t-2। यंग गुणांक को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ml-1t-2। श्यानता गुणांक की बात करें तो kg मीटर पर सेकेंड होता है, तो ml-1t-1 होता है। धारिता के फैराडे होता है, m-1l-2t4a² होता है। चालकता का होता है ओम इनवर्स, m-1l-2t3a², ये जो है इसकी डायमेंशन हो गया। धारा घनत्व के एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, m0l-2t0I1 हो जाता है। इसी तरह फ्लक्स का जो होता है वो मात्रक वेबर है, और इसका बीमा जो है वो ml2t-2I-1 जो है इसकी बीमाएँ होती है। प्रतिरोधकता ओम मीटर, इसकी बीमाएँ ml2t-2A-2 होता है। गुप्त उष्मा की बात करें तो जूल पर किलोग्राम होता है, इसकी मात्रक l² जो है इसकी बीमाएँ होती है। कोणीय संवेग की बात करते हैं। कोणीय संवेग kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है ml2t-1 इसका बीमाएँ। जड़ आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर ml² हो गया। किलोग्राम यानी वजन का m हो गया, और मीटर स्क्वायर l इंटू एल यानी ml² है। भार का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ml-2। यहाँ पर कुछ मात्रक एवं विमाएँ दिया हुआ है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा ये दिया गया है कि आप देख सकते हैं और कुछ याद कर सकते हैं। मानक मात्रक तथा जो है समान विमेय, समान मात्रक समान विमेय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ कौन कौन हैं, जिस समान ये पूछ देता है एग्जाम में कि अगर चाल के इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है, या प्लांक नियतांक के डायमेंशन इनमें से किसका सेम है, या संवेग का क्या है, ऊर्जा का क्या है, एक दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन में जो रहेगा जिसका सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं चाल और वेग का जो है, चाल और वेग का जो है डायमेंशन सेम होता है, L-1 होता है। भार और बल का सेम होता है, ml-2, भार और बल के ml-2। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का सेम होता है, ml²t-1 होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का सेम होता है, t-1 होता है। संवेग और आवेग का सेम होता है, ध्यान रखिएगा, ml-1 होता है संवेग और आवेग का। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, ये तीनों का सेम होता है, ml²t-2। और दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये सभी का जो है वो सेम होता है, ml-1t-2, ml-1t-2 होता है। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब जो है वो डायमेंशन लेस होता है, मात्रक विहीन तथा बीमाहीन राशि है, ये डायमेंशन लेस राशि है। अब आइए देखते हैं सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। यह साधारण बीजगणित के नियमों को पालन करती है सदिश राशि। सदिश जो है यह विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाता है।
और यह साधारण बीजगणित के नियमों को पालन नहीं करती है। अदिश राशि में कौन कौन है? द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि दो है सदिश राशि और अदिश राशि। अगर मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, जिसकी क्या कर रहा है कि जिसमें केवल परिमाण हो, क्या है, सिर्फ परिमाण हो, दिशा जो है नहीं हो, वो अदिश राशि कहलाता है। चाहे वो आप कहीं से जा रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इसका कोई दिशा नहीं है, आप कोई भी दिशा से जा रहे हैं। लेकिन सदिश राशि होगा जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। एक सुनते हैं, एक डिस्टेंस होता है, क्या है, डिस्टेंस, और एक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो कहीं से आप ट्रैवल करके इतना दूरी पे पहुँच रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है जो एक सीध में जाएगा, उसमें एक ही दिशा रहेगा और परिमाण भी रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सदिशों के परिमाण का निरूपण, सदिशों के जोड़ का त्रिभुज का नियम है। R बराबर होगा A प्लस B होगा। सदिशों के जोड़ को समानांतर चतुर्भुज के नियम, यदि कोई सदिश A और B एक दूसरे के कोण थीटा पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा? मान लिया कि कोई है, एक इस इधर है और एक कोई इधर है, यानी अगर मान लिया कि ये है और ये B है, तो क्या रहा इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्या होगा इसका, हम लोग जो रिजल्टेंट निकालते हैं, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, क्या है, ये जो है रिजल्टेंट R हो जाएगा। और ये R बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो ये परिमाण उसका निकलेगा, जो क्या निकलेगा, वो निकलेगा √A² + B² + 2AB cos थीटा, जहाँ -1 से लेके 1 तक cos थीटा का वैल्यू है। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला, R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। नेक्स्ट है सरल रेखीय गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति कहलाती है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है? तो सरल लोलक गति और एक समान वृत्तीय गति। जैसे उदाहरण, झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम, ये सब आवर्ती गति हैं। वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है उसे दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जब किसी मध्य या स्थिर स्थिति में आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई जो है वो दूरी है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है, कुल पथ की जो लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई जो है वो विस्थापन कहलाती है। क्या है? विस्थापन कहलाती है। गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहती है। गति की दर कहलाती है चाल, यानी एक इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का जो है वो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी जितनी जो दूरी तय की गई, यानी कितना है, मान लिया कि x मीटर तय की गई, कितना x मीटर तय की गई और समय उससे लगा कितना t, तो वही हमारा जो हो गया वो क्या हो गया? चाल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यात्रा की कुल दूरी को लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होती है? यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर हमें औसत चाल मिलता है। क्या मिलता है? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बराबर कुल समय। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन जो सबसे छोटी पथ है, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये सबसे छोटी पथ है, तो इसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर दूरी कहते हैं कि आप कहीं से ट्रैवल होकर जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, या इधर से होकर कहीं घूमते घूमते पड़ रहे हैं, तो ये जो है वो दूरी है। दूरी जो है कुल पथ लंबाई है। आपको जितना पहुँचने में समय लगा है, जिस लंबाई से आप गए हैं, उसी को दूरी कहते हैं। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग की दिशा में त्वरण जो है सकारात्मक त्वरण है। अगर वेग की दिशा में त्वरण लग रहा है तो सकारात्मक, अगर वेग के विपरीत लग रहा है त्वरण तो ऋणात्मक है। जैसे मान ले कि अगर कोई जा रही है गाड़ी और उसे एक्सीलरेटर दिया है, जो कहते हैं ना एक्सीलरेट करते हैं, वही एक्सीलरेटर यानी त्वरण हुआ। तो अगर उसकी चाल बढ़ने लगे और उसी दिशा में, तो उसे बोलते हैं क्या है? सकारात्मक त्वरण।
लेकिन अगर वो ब्रेक लगा रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो वो यहाँ जाके रुक जा रहा है, तो उसे विपरीत दिशा में, वेग के जो है वो विपरीत दिशा में लगा, ये उसी दिशा में था, तो विपरीत दिशा में लगा उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अगला है, जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है, एक समान त्वरण कहलाती है, एक समान त्वरण कहलाती है। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है, असमान त्वरण कहलाती है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु जो है वो किसका उदाहरण है, तो वो एक समान त्वरण का है। भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण होता है, असमान त्वरण का होता है। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है, वेग और समय के बीच अगर ग्राफ खींचने पर इसका ढलान किसको दर्शाता है, औसत त्वरण को। न्यूटन के गति के नियमों की क्या विशेषता है, तो सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर आधारित है। सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर जो है वो आधारित है। अब आइए देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्रवृत्ति जो है वो जड़त्वता है। किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति जड़त्वता है। जड़त्वता किसके समानुपाती होती है, तो द्रव्यमान के, यानी कोई वस्तु जहाँ पे है वहाँ पे रुका हुआ रहना चाह रहा है, उसकी प्रकृति का प्रवृत्ति है, तो उसे जड़त्वता कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है, जड़त्वता का है। किसी पिंड को अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को कहा जाता है गति की जड़त्वता। क्या है, पृथ्वी जो है एक समान गति से क्या है, घूम रहा है, लेकिन उससे अगर असमर्थ है अपनी स्वयं को बदलने में, तो कारण जो है वो गति की जड़त्वता है। किसी पिंड को अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थ को आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है, और वो जो पृथ्वी घूम रहा था वो गति की जड़त्वता के रूप में जानी जाती है। किसी पिंड को अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता दिशा की जड़त्वता है। किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थ है, यानी दिशा की जड़त्वता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति की जड़त्वता उसे लंबी छलांग लगाने में क्या करे, मदद करे। एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है, गति की जड़त्वता उसे दौड़ाए रखती है। क्या है, दौड़ाए रखती है। अब जड़त्वता के उदाहरण क्या क्या है देख लेते हैं। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाना, ये जड़त्वता का उदाहरण है। रुके हुए वाहन के अचानक हिलने से यात्री को पीछे की ओर झुक न जाना। आप सीट पे बैठे हुए, जैसे अगर बस स्टार्ट हुई तो आप पीछे की ओर झुकते हैं, वह जड़त्वता के उदाहरण है। कॉलिन को डंडे से पीटने पर धूल के कणों को गिरना, अगर कॉलिन को डंडे से पीटिएगा तो धूल जो है बाहर आता है। आप दुकान में देखे होंगे गद्दा बनाने वाला वो पीटते रहता है, वही धूल को बाहर निकालते रहता है। पेड़ पौधों की शाखाओं के हिलने से पत्तियों को गिरना, बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो है वो बल की परिभाषा कही जा सकती है। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाती है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और बल की परिभाषा भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से ही मिलता है। अभी क्षुब्ध वस्तुओं को स्थिर रहने या एक ही वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है गति का प्रथम नियम कहलाती है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच का संबंध दर्शाता है। गति का पहला नियम जो है वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। गति का पहला समीकरण जो है वो v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर u प्लस ए टी है, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t जो है वो क्या है, समय है। अब आइए देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा समीकरण है स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s तय की गई दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t जो है वो समय है। गति का दूसरा समीकरण क्या बता रहा है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल के सूत्र का नियम प्राप्त होता है। बल के सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और पहले नियम से क्या प्राप्त होता था, तो बल की परिभाषा, और इसमें बल का सूत्र दूसरे नियम से।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, गति का दूसरा नियम कहलाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए जो है असंतुलित बल के समानुपाती होता है, गति का दूसरा नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता है, गति का ये दूसरा नियम कहलाता है। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है और गेंद पकड़ लेता है। ये गति के दूसरे नियम पर आधारित है। क्या है? गति के दूसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण क्या क्या है? तो टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोटें लगती है, ये दूसरे नियम से है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक बार किया जाता है। ये सब न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। पहले नियम से हमें क्या मिलता है? पहले नियम से बल की परिभाषा मिलता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है परिभाषा। दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? तो दूसरे नियम से हमें मिलता है बल का क्या होता है? फार्मूला मिलता है, समीकरण मिलता है। क्या मिलता है? बल का समीकरण मिलता है, यानी बल का सूत्र मिलता है किससे? दूसरे नियम से। अब बल की परिभाषा पहले नियम से। अब आइए, एक आवेग है, वो है बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। बल जो हुआ F है, समय हुआ T, यानी आवेग जो हुआ J बराबर F इंटू टी। आवेग की SI इकाई न्यूटन गुना सेकेंड, यानी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उदाहरण, यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत के टीले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है, वो है आवेग के कारण। क्या है? आवेग के कारण। अब आइए न्यूटन के गति का तीसरा नियम के बारे में जानते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है। यह न्यूटन के गति के किस नियम को दर्शाता है? तो ये गति का तीसरा नियम दर्शाता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है, गति का ये तीसरा नियम है। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। यह स्थिति है गति का तीसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो गति का तीसरा नियम। यानी तीनों जो नियम है न्यूटन में, उसमें बल का कुछ न कुछ तो मिलता है। पहला में बल का परिभाषा मिलेगा, दूसरा में बल का सूत्र मिलेगा, तीसरा में बल की प्रकृति के बारे में बताएगा। न्यूटन के तीसरा नियम के उदाहरण है, एक महिला कुएं में से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है महिला, और जो कुएं से जो पानी निकाल रहा था जिस बकेट में, वो बकेट नीचे गिरता है और महिला पीछे की ओर। गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना, तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव को पीछे की ओर चलना। जब नाव पर से कूदिएगा तो नाव थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, तब आप पानी में आप उस पर गिरेगा तो नाव क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, पैर से धक्का लगेगा। रॉकेट का उड़ान भरना, ये भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रॉकेट का उड़ान भरना। गति का तीसरा समीकरण जो है वो है v² बराबर u² प्लस 2s, v² बराबर u² प्लस 2s। गति या विश्राम का विरोध करता है कौन है? पहला नियम है। गति या विश्राम का विरोध करता है न्यूटन का पहला नियम। अब आइए देखते हैं संघट्य। क्या है? संघट्य। संघट्य जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। संघट्य जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी संघट्य मीन्स कोलिजन। पहला प्रत्यास्थ संघट्य, यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस भी आएगा। काइनेटिक एनर्जी इसमें संरक्षित रहता है, यानी संवेग संरक्षित रहता है। ई जो होता है, ई का मान 1 होता है। क्या होता है? संवेग संरक्षित रहता है, काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है। ये इलास्टिक कोलिजन में ई बराबर 1 होता है। अप्रत्यास्थ जो है वो संघट्य, यानी इन इलास्टिक कोलिजन, यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है, उससे कम गति से लौटता है। काइनेटिक की एनर्जी जो है वो संरक्षित नहीं है, पर गति जो है वो संरक्षित है। ई लेस देन 1 होता है। क्या है? 1 होता है। और यह है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य, है ना। पूर्णतः जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी
तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी संरक्षित इसमें नहीं है, संवेग संरक्षित है। ई बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? कौन सा सिद्धांत जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम। गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है, तो रेखीय संरक्षण का नियम। और वन लाइनर के बाद जस्ट ही इस चैप्टर का टॉप 20 जो है MCQ भी कराया जाएगा फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली को कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संघट्ट से पहले m1 u1 m2 u2 है, जब ये दोनों कोलिजन किया तो m1 m2 हो गया, क्या है, m1 m2 हो गया। और संघट्ट के दौरान जो होता है m1 v1 m2 v2 है, तो एक फार्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, जहाँ u1 और u2 जो है वो संघट्ट से पहले वस्तुओं का वेग है और v1 v2 संघट्ट के बाद वस्तुओं का वेग है। यानी m1 और m2 जो है u1 u2 से जा रहा है, दोनों मिलकर टकराया m1 m2, ये v1 और v2 से ये आगे चला गया। तो यही हमारा जो ये फार्मूला है, ये क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 है। एक समान वृत्तीय गति, वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है? तो एक समान वृत्तीय गति में। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेता है तो वेग v इस प्रकार दिया जाता है, v बराबर 2πr बटा t, v बराबर 2πr बटा t। किस गति से अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण जो है वो बदलती रहती है? तो एक समान वृत्ताकार गति से अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है? तो प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा, यहाँ पर ये दिशा हो गया, यहाँ पर ये दिशा होगा, यहाँ पर ये दिशा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये है। तो प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा जो है वो बदल रहा है। एक समान गोलाकार गति अगर करता है तो एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो वेग परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है और गति ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ जो है वो केवल दिशा जो है वो परिवर्तित होता है। चलिए, किसी वस्तु की वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति कहलाता है। एक वस्तु किस गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है? तो एक समान वृत्ताकार गति। किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है? तो जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है जब वह वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ता है। वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर मान लिया कि कोई ऐसे इस पर सर्पिल के घूम रहा तो जो बाहरी बल लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल लगता है। और वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपित होता है? बल केंद्र की ओर कार्य करता है, वो अभिकेंद्रीय बल है। अब देख लीजिए, ये है वस्तु, यहाँ पर ये जो बाहर लग रहा है वो अपकेंद्र बल है, छद्म बल है, और जो है वो केंद्र की ओर लग रहा है उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या है? ये अभिकेंद्र होगा, ये जो होगा वो अभिकेंद्र होगा, ये बाहर जो है वो क्या है, वो अपकेंद्र होगा, और जो अभी है अंदर वो अभिकेंद्र बल है। सरल लोलक गति, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है कहलाती है आवर्त गति। वह गति जो एक निश्चित समय के अंतराल पे बार बार दोहराई जाती है कहलाती है आवर्त गति। वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है, सरल लोलक गति कहलाती है। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल इस समय का ऐसा इकाई है वो है सेकेंड। प्रति इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? आवृत्ति। प्रति इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति n बराबर होता है 1/, आवर्तकाल यानी t। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक पर सेकेंड है यानी हर्ट्ज है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड l लंबाई के धागे से लटकाया जाए
तो टाइम पीरियड जो होता है टी बराबर होता है, क्या होता है, 2π√L/g, 2π√L/g। यहाँ पर देखिए एक जो है यहाँ मास लटका हुआ है, इसका जो भार हुआ mg हो गया। अब ये दोलन कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आते हुए यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। तो ये जो पूरे समय लगा एक बार यहाँ से जाने में, फिर यहाँ से आने से यहाँ पहुँचने में, और फिर यहाँ तक आने में, ये जो पूरा समय लगा उसे क्या कहते हैं, टी कहते हैं। ये टी बराबर 2π√L/g हो गया। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहा है तो काल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ पर देखिए मास जो है वो कहीं नहीं, लेंथ पे करता है और जी पे करता है, मास पे कभी नहीं करता है। और यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही हो और वह खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाएगी, क्योंकि प्रभावी लंबाई L में कमी के कारण झूला तेज हो जाता है और उल्टा होने पर विपरीत घटित होता है। उल्टा होने पर जो है वो विपरीत घटित होता है। यानी कोई लड़की अगर झूले पर बैठ के झूल रही हो, अभी क्या है वो बैठी हुई है, लेकिन बाद में क्या है वो खड़ी हो जा रही है, तो जब खड़ी होगी तो हमारे पास जो है समय अवधि कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी लंबाई L में कमी आ जाएगा। तो 2π√L/g है। लेंथ अगर कमेगा तो हमारा टी भी जो है वो कमेगा, और टी कमने का मतलब क्या हुआ कि समय बहुत कम लग रहा है। अब पहले क्या है, जितना धीरे धीरे चल रहा था ना, वो तेज़ी से अब झूलने लग जाता है, यानी झूला तेज हो जाता है। और अगर मान लिया कि वो खड़ी होकर झूल रही है और बैठ गई तो उसका उल्टा हो जाएगा, झूला जो है वो स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 है, इसलिए आवर्तकाल जो है उसका क्या है, अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम जो है वो धीमा हो जाता है, क्या है, धीमा हो जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तब आवर्तकाल जो है वो क्या है, घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल घटेगा, क्योंकि जी जो है, टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, यानी जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान जो है वो घटेगा। अब आइए इस पर कुछ MCQ प्रश्न देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का जो है मेन पोर्शन यही है कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, कुछ MCQ बेस्ड प्रश्न दिए हुए हैं। आइए एक एक कर सोल्व करते हैं। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो क्या बताए थे कि अगर जो वस्तु अगर इधर की ओर जा रहा है, इधर ही स्पीड बढ़ गया हो तो त्वरण जो लगा वो सकारात्मक त्वरण है, लेकिन जब स्पीड से जा रहा हो वो रुक रहा हो धीरे धीरे करके, यहाँ अगर रुक जाता है तो यहाँ इधर जो है विपरीत दिशा में लगा वो ऋणात्मक त्वरण होता है। तो किसके? तो वो गति के। कहाँ? इधर गति कर रहा है, तो विपरीत दिशा में किसका होता है? वो होता है गति का। तो पहला जो आंसर हो जाएगा, सॉरी गति का नहीं, मतलब किसका होता है? वो वेग का। जिस ओर वेग चल रहा है ना उसके विपरीत लगता है, तो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेग का। जिस ओर चल रहा है उसी में अगर और स्पीड बढ़ेगा तो सकारात्मक त्वरण है, अगर वो ब्रेक लगा रहा है, रुक रहा है, तो वो ऋणात्मक त्वरण है, यानी वेग के दिशा में लगता है। जब आप 1 इंच को बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर बन जाता है? क्या है? जब 1 इंच को बदलते हैं तो कितना सेंटीमीटर में बदल जाता है? तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी डी जो है वो सही हो जाता है। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में 30 सेकंड लेता है तो वेग v क्या होगा? तो v बराबर जो होता है विस्थापन बटा समय होता है। वृत्तीय गति के लिए v बराबर क्या होगा? एक वृत्ताकार पथ की जो होगा परिधि बटा समय होगा। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, यानी विस्थापन यही हुआ, समय जो हुआ क्या हुआ? t हुआ। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 3 का b हो जाएगा। v बराबर 2πr बटा t हो जाएगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़ता बनी रहे, उसे लेने में क्या मदद करता है? तो उसके क्या हो जाएगा? वो गति। क्या हो जाएगा? गति। जब एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़ता बनी रहे, उसे लेने में गति मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो u बराबर जो है वो 14 मीटर पर सेकंड है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध त्वरण है तो a बराबर जो है -9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है तो उसकी अंतिम वेग जो होता है v बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जो v जो है 0 हो जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम लगाएंगे, v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। यहाँ पर v बराबर जो है वो क्या है, तो यहाँ रख दीजिए v बराबर 0 है और u जो दिया हुआ 14 है प्लस माइनस 9 दशमलव कितना है, 8 है। ये हमारा क्वेश्चन है a, और t जो है कितना है, t हमें निकालना है। तो जब t बराबर हो जाएगा 1.43 सेकेंड हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.43 सेकेंड। आंसर हो जाएगा a हो जाएगा, क्या होगा, a होगा, पाँचवा का a होगा। जब 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्य करता है तो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, पिंड का जो है वो त्वरण क्या होगा। F बराबर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, कितना, 10 न्यूटन लग रहा है। M बराबर 10 kg है और त्वरण A बराबर जो है वो वाट है। न्यूटन के दूसरे नियम F बराबर क्या होता है, m में होता है। तो A बराबर हो जाएगा F 10 न्यूटन बटा A जो है वो 10, यानी हमारे पास आ जाएगा 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2 सेकेंड के बाद इसकी गति ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी। न्यूटन के गति के पहले समीकरण को उपयोग करेंगे। v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। शरीर जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी a बराबर जो है माइनस g लगेगा, और g जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। तो v बराबर होगा u माइनस gt हो जाएगा। u को रख लेते हैं, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, इंटू g का मान अगर दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ, और t जो है दिया हुआ है 2 सेकेंड, क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो यानी 0 हो जा रहा है। v बराबर हो रहा है 0। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ इंटू m2 और v बराबर 0। तो ये आंसर आ जाएगा 0 जूल, क्या है, 0 जूल आ जाएगा। 8वां है, एक वस्तु x बराबर 0 और t बराबर 0 पर विश्राम से शुरू होती है। यह x अक्ष के अनुदिश 30 मीटर पर सेकंड जो है निरंतर त्वरण के साथ गति करती है। 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या हो जाएगा। समय अंतराल जो t है वो कितना है, 8 से 4 मतलब 4 सेकंड का है। u जो शुरुआत में 0 है, a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, v जो है वो अंतिम वेग है। तो गति के पहले समीकरण से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at, v बराबर 0 प्लस 3 गुना 4 यानी 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब गति के दूसरे समीकरण लगा देते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा देते हैं, क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना, u जो है 12 गुना 4 प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ, और 3 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा, यानी जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 72 मीटर। s बराबर कितना आ गया, 72 मीटर आ गया। अब औसत वेग पूछ रहा है, तो इसका औसत वेग क्या होगा, तो कुल विस्थापन 72, समय कितना है, 4 लगा, तो यानी 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। यहाँ पर 2 फार्मूला लगा है, एक तो लगा है v बराबर u प्लस a t, इससे v आ गया, और s के लिए जो u होगा वही v के बराबर होगा। तो यहाँ पर इनके u मतलब 0 मत रख दीजिएगा, क्योंकि u जो हम निकाले हैं वो कितने पे निकाले हैं, 4 सेकेंड पे निकाले हैं। तो 4 सेकेंड पे जो है वो v ही निकला है, और तो आंसर हमारे पास 12 गुना 4 प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो इससे निकल गया, ये दूसरे फार्मूला से आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, 2 सेकेंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरित वाली कार की दूरी का कितना गुना तय करेगी। दोनों मामले में कारें एक समान त्वरण के साथ आराम से शुरू होती है। आंसर हो जाएगा ए 4। एक समान त्वरण के लिए गति का दूसरे समीकरण लगाना होगा, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब कह रहा प्रारंभिक गति u बराबर 0 है, तो v बराबर वाट है, a बराबर जो कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से t जो है t1 है वो 1 सेकेंड से t2 कहाँ चल रहा है, 2 सेकेंड तक चल रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगा, पहले मामले में s1 निकालिएगा तो 0 प्लस a गुना 1 के स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और दूसरे मामले में s2 निकालिएगा 0 प्लस a गुना 2 के स्क्वायर बटा 2 निकालिएगा, तो s2 बराबर जो होता है 4s1। तो यही जो होता है के साथ आराम से शुरू होगी, कितने गुना तय करेगी, तो वो है 4 गुना। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा डी बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। अगला है समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के किसके बराबर होता है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा त्वरण का। क्या होगा? त्वरण का। समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड की गति से लंबतः ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है u बराबर जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है, g जो है वो -10 मीटर पर सेकंड लगेगा, और t जो है वहाँ कितना? 4 सेकंड। क्या है? 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो s बराबर फार्मूला होता है ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। s बराबर निकाल लेते हैं 30 गुना 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 के स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 40 मीटर आएगा। क्या है? 40 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी होगा। जब किसी कार की गति को दुगनी कर देते हैं तो उसे रोकने में कितने गुना अधिक दूरी लगती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आइए देखते हैं। कह रहा है प्रारंभिक वेग जो है वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग है जब किसी कार की गति को दुगनी कर दे तो उसे रोकने में कितने गुना जो है अधिक दूरी लगेगा। प्रश्न में कह रहा कि एक कार का प्रारंभिक वेग जो है u है और अंतिम वेग जो है वो v है। यहाँ v बराबर 0 पर वाहन रुक जाता है। तो गति के समीकरण के तीसरे नियम के अनुसार v स्क्वायर बराबर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2s होता है। अब पहले मामले में क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as बन दे देते हैं। यहाँ u जो v जो है 0 है, माइनस u स्क्वायर बराबर 2as s1 बराबर क्या है? माइनस u स्क्वायर बाई 2a है। जब प्रारंभिक वेग दुगना हो जाता है यानी u1 जो है वो कितना हो जाता है? 2u, तब क्या हो जाएगा? तो 0 माइनस 2u स्क्वायर बराबर 2s2 हो जाएगा, यानी s2 बराबर हो जाएगा -4u स्क्वायर बटा 2a, यानी -4 जो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस u स्क्वायर बाई 2a कर देते हैं। माइनस u स्क्वायर बाई 2a का मान कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ हम रख सकते हैं s2 बराबर 4s1। क्या है? 4s1 रख सकते हैं, यानी जो ये कितने गुना है वो 4 गुना। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से जो है किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? तो कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक सड़क एकदम सीधी हो, कोई जो है वो इधर से इधर आड़े तिरछे ना हो, सिर्फ सीधी हो, तो वो होगा दूरी तथा विस्थापन परिमाण समान होगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। क्या हो? वेग का जो है वो क्या होता है? मान और दिशा दोनों नियत हो। क्या कहलाएगा? वेग समरूप कहलाएगा। अगला है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कथन सत्य है कि कार का वेग जो है वो निरंतर बदल रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या था? तो वो था न्यूटन के बारे में, यानी गति के नियम न्यूटन का। तो क्या क्या था उसमें इम्पोर्टेंट कि न्यूटन का जो है वो प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? बल की क्या है? बल की परिभाषा मिलता है। दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? बल की सूत्र मिलता है। क्या है? बल के सूत्र मिलता है। और तीसरे नियम से क्या मिलता है हमें? न्यूटन के तीसरे नियम से हमें क्या मिलता है? तो ये मिलता है बल किस प्रकार का है। क्या है? बल किस प्रकार का, यानी बल की प्रकृति मिलती है। बल की प्रकृति कैसी है। और 3 इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला भी यूज हुए हैं। कौन कौन यूज हुए हैं? एक हुए हैं v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यानी ये 3 फार्मूला और ये 3 कॉन्सेप्ट जब याद है तो समझिए आपका पहला चैप्टर कंप्लीट है। ये था पहला चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे दूसरे चैप्टर का, और जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा हमारा बल एवं बल के प्रकार के
बारे में, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, जी का मास, सभी लिफ्ट उफ्ट के बारे में जितना भी है सब कुछ रहेगा और उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।